हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ एंड फिलहाल मैं अलग अलग जगह के मेडिकोज से, डॉक्टर से, उनके साथ मिलके एक पॉडकास्ट वीडियो बना रही हूँ सो दैट मैं आप लोगों को उनके लाइफस्टाइल का क्या रियलिटी है, कैसे वो स्टडीज करते हैं, कैसे उनके सोशल लाइफ का बैलेंस चलता है, उन सभी चीज़ों को लेके आपको एक रियल इंसाइट मिल सके। तो मेरे आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है ऐसी इंडियन स्टूडेंट को जो करेंटली एम्स में पढ़ रही हैं। हेलो सुप्रिया, Hello, ma'am. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, everyone. I am Supriya Sinha and currently I am studying in AIMS गोरखपुर और मैं MBBS 2022 की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 7th सेमेस्टर और प्री फाइनल ईयर चल रहा है एंड 2 more सेमेस्टर टू गो, 7, 8 एंड 9 देन हमारे फाइनल प्रॉफ होंगे एंड देन इंटर्नशिप। नाइस। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं एक्चुअली नालंदा बिहार से बिलोंग करती हूँ। ओके। तो आप अपनी नीट की जर्नी शेयर करना चाहोगे कि आपने कितने अटेम्प्ट में क्रैक किया, कितने मार्क्स थे, कैसे आपने यहाँ तक का सफर तय किया? एक्चुअली मुझे ओके। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे थे, तो अ, मतलब 12th करने के बाद मेरा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था ये मेडिकल का। 1 साल तो मैं 12th करने के बाद घर पे ही पढ़ाई करी थी, मतलब बार बार तबीयत खराब एंड ऑल, तो 1 साल मैं घर पे पढ़ाई करी एंड देन उसके बाद पटना, जो कि मेरे घर के नजदीक ही है, तो मैं वहीं गई थी एंड फिर वहाँ गोल में एडमिशन लिया एंड उसके बाद फिर एक और भी इंस्टीट्यूट था मार्गदर्शन, वहाँ भी एडमिशन लिया और उसके कारण मैं पढ़ाई भी सही से नहीं कर पा रही थी एंड उतना बेस भी नहीं बना था उस टाइम, तो मुझे काफी मतलब दिक्कत हुआ। मैंने 2017 से मतलब मैंने ऐसे 12th तो 2015 में दिया था एंड देन 2016 तक मैं ऐसे घर पे ही थी। मैं जब मैं पटना गई पढ़ाई स्टार्ट करा तो उसके बाद 17-18 मतलब 17 में मैं गई मार्गदर्शन, एक इंस्टीट्यूट है था वहाँ पे, वहाँ ज्वाइन करा तो मतलब बेस वेस बनने लगा थोड़ा थोड़ा। और 17 के टाइम तो नीट्स के जो क्वेश्चंस थे वो काफी मतलब टफ पूछते थे, मतलब अभी के जैसे बिल्कुल नहीं पूछते थे, तो उसमें मतलब थोड़ा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भी लेवल बहुत हाई रहता था, तो वो 17-18 तक तो बन गया, बट एक प्रॉब्लम थी कि वो मतलब बिहार में कट ऑफ काफी हाई जाते हैं, तो हम्म। 19 मतलब 18 के बाद मेरे नंबर तो काफी अच्छे आने लगे थे। फर्स्ट टाइम मैंने 16 में अटेम्प्ट लिया था, 15 में नहीं लिया था, 16 में अटेम्प्ट लिया, देन मेरे नंबर उतने कुछ ज्यादा नहीं थे, 200 ऐसे थे। फिर जब मैं तो थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, बट मेरा कुछ ऐसे बबलिंग का मिस्टेक का हो गया था, तो मेरे नंबर उतने भी नहीं थे, मतलब 400 के अराउंड थे मेरे मार्क्स एंड हम्म। देन पर 400 कोई वैल्यू ही नहीं करता बिहार में, तो फिर ये आपका फिर 18 एंड 19 में मेरे मार्क्स थोड़े बढ़े, ऐसे 400 क्रॉस करके 500 के अप्रॉक्स। फिर 20 में भी, और जब 20, 21 और 19 में मेरे अच्छे मार्क्स थे, मतलब 560 के अप्रॉक्स थे और 564। 19 में भी मेरा 560 के अप्रॉक्स था, मुझे याद नहीं है पर 550 प्लस था एंड 20 में भी मेरा वैसे ही था एंड 21 में भी मेरा मार्क्स था 586 था मेरा मार्क्स। लेकिन ये हम्म। है कि वो सारे टाइम 19, 20 एंड 21 में बिहार का कट ऑफ मतलब ऐसा जा रहा था कि 600, मतलब 600 जा रहे थे, और जब मेरा 560 के अप्रॉक्स था तो 580, 90 ऐसे जा रहा था। तो 19, 20, 21 में मेरा ऐसे 10-10 नंबर, 15-15 नंबर से छूट जा रहा था वहां, तो उसके कारण भी बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर मैंने तो पूरा गिव अप कर दिया था, उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं पेपर दूंगी, काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी वो कोरोना के टाइम, उस टाइम घर भी आना पड़ा था एंड ऑल, और तो उस टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था 20-21 में। पर 22 में मतलब मैंने मैंने तो वहाँ आयुर्वेदा का कॉलेज है एक पटना में ही, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ का, बिहार का सबसे अच्छा, तो उसमें मैंने एडमिशन भी ले लिया था कि चलो अब कहीं, क्योंकि सब बोले थे एडमिशन ले लो, डेंटल भी मिल रहा था पर मैंने लिया नहीं क्योंकि उसका मतलब ऐसा सब बोलते हैं ना, स्कोप्स नहीं होते एंड ऑल, तो हम्म। इसलिए। बट ये हुआ कि
मतलब मैं वहाँ क्लास नहीं जाती थी, मैं 20 में ही एडमिशन ले ली थी वहाँ ये आयुर्वेदा में, बट मैं क्लास नहीं जाती थी। फिर मैं 21 में एक दिन क्लास गई, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया था पूरा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी एमबीबीएस, लगता है कि और इतना मतलब बार बार कट ऑफ भी हाई जा रहा था, और मेरा वैसे ही मार्क्स 5-10 मार्क्स से इधर उधर रह जा रहा था। तो फिर मैं एक दिन गई कॉलेज आयुर्वेदा का, बट पता है जब मैं एक दिन कॉलेज गई ना, उसके बाद मतलब मैं वहां बैठी हुई थी, और उसके बाद मेरा एकदम, मैं ऐसे ब्लैंक हो गई। मेरे को लगा कि मैं तो ये चाहती ही नहीं थी। बोला कि मुझसे नहीं होगा आयुर्वेदा, या तो मैं ये करूंगी, पूरा फील्ड ही चेंज कर लूंगी, मैं उसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मतलब ऐसे मतलब होता है ना कि एक मतलब ऐसे हो जाता है जुनून टाइप का कि मुझे एमबीबीएस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मन ही नहीं लगता था बाकी कुछ में। और फिर मेरे मामा जी मतलब हैं, तो उन्होंने मतलब वो आए, काफी गाइड करते थे, तो वो आए स्पेशली मेरे घर समझाने एंड ऑल, क्योंकि मैं क्लासेस भी नहीं कर रही थी आयुर्वेदा का भी। तो पापा को ज्यादा फिक्र हो गया, तो मामा आए समझाए कि तुम्हें क्या करना है। तो आई वाज लाइक कि एमबीबीएस तो नहीं मिलेगा मुझसे, मुझे मिलेगा ही नहीं एमबीबीएस, तो क्या करूंगी अब, आर्ट्स मतलब यूपीएससी का कुछ करूंगी ग्रेजुएशन एंड ऑल करके। तो वही सब, तो मामा बहुत मोटिवेट किए, बोले कि एक बार और चांस दो। और मेरा क्या था कि मैं बहुत ज्यादा डर जा रही थी एग्जाम में, थी मतलब वो भी डायग्नोस हुआ मतलब कोरोना टाइम में ही, कि मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मुझे समझ नहीं आता था एग्जाम्स के टाइम, मैं बहुत डरती थी बहुत। और मतलब अगर मतलब लोगों को 10% एंजाइटी होती है, 5% लगता था कि मुझे मेरे अंदर 80% एंजाइटी है। ऐसा मेरी मासी बोलती थी, क्योंकि वो भी मतलब मेरी कजिन मासी है, तो वो डॉक्टर है अभी, ये गायनी से एसआर शिफ्ट कर रही है। तो वो क्योंकि मैं बहुत डरती थी और मुझसे सारे क्वेश्चन पूछते थे मम्मी मामा मासी, तो मैं सब जवाब देती रहती थी, बट होता है ना एग्जाम में मैं पूरा फंबल करके आती थी हर चीज को। तो वही 22 में मेरे मामा ने बोला कि तुम एक चांस दो, तुम मेरे साथ रहना। पर मुझे ये मतलब कि ऐसा होता है कि मुझे अकेले पढ़ना बहुत पसंद था, तो उन्होंने अपने नीचे ही दिया एंड वेयर। और फिर बोला, और वो भी 22 में जुलाई में एग्जाम था, मतलब उस टाइम एक्सटेंशन का हो रहा था, अभी कभी ऐसा था, क्योंकि 21 का थोड़ा डिले हो गया था। तो फिर उन्होंने निकाला, और जुलाई में एग्जाम था, आई गेस 13 जुलाई को, मुझे याद है 13 या 12 जुलाई को। तो मैं ना 1 फरवरी को पटना गई वापस, और पूरा सारा फिक्स किया, ये फ्लैट व्लैट, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं करूंगी, एंड मैंने गोल का ही सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, क्योंकि मैं क्लासेस नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, बस उसको इम्प्लीमेंट करना था प्रॉपर, जो मैं कर नहीं पा रही थी। तो 1 फरवरी को मैं गई, एंड मैंने जाके जस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, मतलब फुल सिलेबस का, क्योंकि वहाँ फरवरी में ही टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो लोग गोल वाले। तो 4 फरवरी का पहला टेस्ट था ये एआईटीएस का, वो मैं जाके दी, एंड बिना पढ़े, मतलब 1 साल से मैंने छुआ तक नहीं था वो, एंड मेरे स्कोर थे मतलब 600 प्लस थे मेरे स्कोर। तो मेरे मामा जी मतलब मेरे को बोले कि देखो, मतलब तुम बस बिना डरे दी ना, डर के तो तुम्हारा स्कोर कितना अच्छा है। मैंने मतलब एक बुक तक नहीं उल्टा था, मतलब 1 साल से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं ज्यादा डरती हूँ इसलिए मेरे रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो मैंने बस डिसाइड किया कि मैं बस काम होके पढ़ाई करूंगी, और मेरी मासी भी मेरा बहुत हेल्प की थी, काउंसलिंग की थी मेरा बहुत ज्यादा, और ताकि मैं थोड़ी सी स्टेबल रहूं। तो वो मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन दिया अपने माइंड को, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया, एंड देन मैंने सोचा कि काम होके पढ़ाई करती हूँ, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं है, 4 to 5 मंथ थे जुलाई तक में। फरवरी 1 से स्टार्ट किया, देन 13 को पेपर ही था, 13 जुलाई को। तो बस वही मैंने टेस्ट ही ज्वाइन किया, और वीक में मैं 2 टेस्ट देती थी बस जाके, और पूरा टाइम फिर सेल्फ स्टडी करती थी, और बस अकेली ही रहती थी, ऊपर मामा जी रहते थे, नीचे में। तो बस वही काम कर गया, और मतलब बहुत कुछ सीख लिया मैंने उस ये 4-5 महीने में। एंड वो थोड़ा था मतलब कि मैंने अवॉइड किया था उस टाइम हर कुछ, इवन फोन सोशल मीडिया तो मैं यूज ही नहीं करती थी कॉलेज आने से पहले, वो तो मैं कॉलेज आके ही यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड देन फोन भी अवॉइड किया था, किसी से मैं बात तक नहीं करती थी, मतलब उस 4-5 महीने में तो मैं किसी से बात नहीं करती थी। इवन एक दोस्त थी जिससे मैं बात करती थी, और घर पे, और पूरा टाइम में फोन था वो बंद रहता था, मतलब पढ़ाई के अलावा मैं कुछ करती ही नहीं थी उस टाइम। और हाँ यही सब चलता था। और पूरा मैंने अपने जो जो मिस्टेक है, मैं वीक पॉइंट मेरा फिजिक्स था, तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया फिजिक्स पे। और एक मतलब प्रॉपर मैं एलएन का मॉड्यूल सॉल्व करती थी, और पीवाई क्यूज एंड नीट का एमटीजी था फिजिक्स का, तो वो सॉल्व करती थी।
एंड केमिस्ट्री में भी वही करती थी। गोल के मॉड्यूल्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, मतलब जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। वो एनसीईआरटी बेस्ड बनाते हैं, तो वो मेरे पास था पहले से ही, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ी थी, तो मैं वही उसी का बार बार सॉल्व करती रहता था सारा कुछ। तो मैंने क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया उस टाइम। एंड वही एक चीज और फायदा किया कि मैंने वो नोटबुक बनाई गलतियों की। 4 महीने में जितनी जितने भी मैं टेस्ट देती थी सारे को मैं एक कॉपी में लिखती थी, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, और बायो का तो मतलब हर कुछ पढ़ना ही है। और मतलब होता था कि मुझे बायो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब मैं कोशिश करती थी कि 2 से 3 चैप्टर तो मैं खत्म कर ही दूं, मतलब ऐसे ही कोशिश करती। बार बायो को पढ़ा, केमिस्ट्री को बहुत बार पढ़ा, मतलब पढ़ा हुआ था 4-5 साल से, फिर भी मैंने पढ़ा, मतलब ये सोच के कि मैं आखिरी बार इसको पढ़ रही हूँ। और मैं चाहती थी कि मतलब एक भी क्वेश्चन आया ना टेस्ट में, आती थी कि ये मेरा नीट का एग्जाम है और ये आज का टेस्ट मेरा डिसाइड करेगा आगे का। और एंड मैं चाहती थी केमिस्ट्री एंड बायो में तो मेरी एक भी गलती नहीं हो। और रहता था बहुत सारे, मैंने 90 में 90 बायो सही भी करा था, तो वो आगे। और इसी का मेरा हुआ, ऐसे ही चलता गया कि एग्जाम में जो 2022 का एग्जाम हुआ था नीट में, उसमें फर्स्ट टाइम बायो बहुत बहुत टफ गया था। मतलब ये असर्शन रीजन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था नीट के एग्जाम में, एंड बहुत लेंदी क्वेश्चन। तो उस बार सब बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स भी थे, उनका रिजल्ट, क्योंकि बायो एंड केमिस्ट्री बहुत लेंदी था एंड असर्शन रीजन थे, तो मेरा, पर मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट हुआ क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ रखा था और बाय चांस मैंने असर्शन रीजन भी सॉल्व करा था, बस ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए सॉल्व करती, मुझे काफी हेल्प हुआ उसमें। और मतलब बायो में मैं जब निकली एग्जाम देकर तो मुझे लग रहा था, मतलब सारे लोग बोल रहे थे बायो कितना टफ था, ये कितना टफ था। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो 90 में 90 बायो बनाया, कहीं सारा गलती तो नहीं हो गया, मैं एकदम डर रही थी। मैं बस लाइक कि अगर नेगेटिव हो गया तो मेरा क्या होगा। हाँ उसके सुप्रिया, आपके नीट में कितने मार्क्स थे कि आपको एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ है? मेरा मार्क्स 659 था। और वैसे तो मैंने ओके। जोड़ा 673 था, बट 3 क्वेश्चन की का इधर उधर हो गया था, तो ऐसे एनटीए ने कोई बोनस मार्क्स दिया नहीं, तो मेरा सिक्स हुँ। फिफ्टी नाइन बना था। तो और मेरे रैंक थे 2990। तो मुझे फिर फर्स्ट राउंड में तो गोरखपुर अलॉट हुआ। तो और तो मैं आके रिपोर्ट कर चुकी थी, एंड देन सेकेंड राउंड में मैंने सोचा थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड में हुआ कि कट ऑफ और हाई चला गया। तो और हुँ। मुझे फिर से वही गोरखपुर गोरखपुर ही अलॉट हुआ। तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया आके। और मतलब नवंबर लास्ट में एडमिशन लिया था, एंड 2 दिसंबर से हमारे क्लासेस, 2 दिसंबर को मैंने यहाँ आकर ज्वाइन करा था हॉस्टल, और 5 दिसंबर से हमारे क्लासेस थे। ओके। हमारा सेशन काफी आपकी लेट हो गया जर्नी था। अच्छा, वो तो उस टाइम एग्ज़ाम की वज़ह से हुआ ना क्योंकि एग्ज़ाम आपका लेट हुआ। हाँ। ऑनेस्टली आपकी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी जर्नी में भी कहीं न कहीं थी, बस कुछ डिफ़रेंस है। मैं भी बहुत चीज़ों के लिए सफ़र की हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस करे बट मेरे पास भी ऐसा सिचुएशन आ गया था, ऐसा आर या पार वाला लगा कि छोड़ दो नहीं हो पाएगा। फिर मुझे अब्रॉड वाला ऑप्शन मिल गया तो मैंने वो ऑप्ट कर लिया। आपके पास एटलीस्ट डेफ़िनेटली मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कोऑपरेट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत हेल्प किए हैं। बट मेरे फैमिली में कोई ऐसा मेडिकल फ़ील्ड का था नहीं जो मुझे चीज़ें बता सके। मैंने पता है अपने टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था टेस्ट सीरीज़ जैसा भी कुछ होता ओके। है। अच्छा अच्छा, आपने तो बहुत पहले किया है ना, तो वो तो होगा ही। हाँ। सुप्रिया, आई कैन रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू बट बहुत सारी ऐसी चीजें मेरी आपकी अलग रही है। आपके पास थोड़ा मेडिकल बैकग्राउंड का सपोर्ट था, गाइडेंस था जो मेरे पास नहीं था बट एनीवे आई एम हैप्पी फॉर यू। पेनफुल स्टोरी है बट एट द एंड बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट है। आप अभी जहाँ पे हो हाँ। लोग वहां आने के लिए तरसते हैं। हाँ, मैंने सोचा तो था कि एमबीबीएस मिल, मतलब अगर 2022 में जब मैं ले रही थी ये ड्रॉप, तो मैंने सोचा तो था कि एमबीबीएस तो मैं ले लूंगी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एम्स मिल जाएगा। रात में मतलब मैं अपने सामने एम्स का फोटो चिपका के रखी थी, एंड मैं हर दिन मतलब सोने से पहले ये विश करती थी कि मुझे एम्स मिल जाए, और एम्स मिले, बस एम्स एम्स एम्स। तो फाइनली मिल गया एम्स। और मतलब सारे मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, मतलब मोस्टली सब मेडिकल बैकग्राउंड में ही है, क्योंकि कोचिंग्स के सारे फ्रेंड, तो मतलब सारे लोगों में मैं हूँ जो एक एम्स में आई। डेफिनेटली डेफिनेटली एट द एंड ना देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है लोग आपसे ये नहीं बोलने आएंगे
कि क्या एज है, क्या है, कब आपने किया, कैसे किया, क्यों किया, नोबडी केयर्स। एट द एंड लोग ये देखेंगे करंट स्टेटस क्या है आपका, वो मैटर करता है। तो करेंटली आप हाँ जहाँ यहाँ स्टैंड कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। हाँ, और यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल लोग मेरे से जूनियर है, मतलब मेरे बैच में जो है कुछ 3 साल, कुछ 4 साल, कुछ 2 साल, कुछ 5 साल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए होंगे। इन सब के ऊपर मैंने ऐसे मतलब इसको करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दी है और बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है। मतलब 5-6 साल तो मैं ना कोई फंक्शन में जाती थी, ना अपने बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, ना कुछ कोई न्यू ड्रेस खरीदती थी। तो मैंने खुद अपने लाइफ को मतलब लाइफ का बहुत प्रीसियस टाइम दिया है, तो मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। डेफिनेटली हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। आपके लिए सिर्फ आपको ये था कि मुझे एमबीबीएस करना है एंड इसके इसके बिहाफ पे मतलब इसको पाने के लिए अगर मुझे जो भी सेक्रीफाइस देना होगा मैं दूंगी। आपने दिया एंड फाइनली आपको वो चीज मिल गया। ये मैटर हाँ। करता है। अगर सेक्रीफाइस के बाद भी नहीं मिलता तो आपका फिर वो जर्नी वेस्ट जाता, फिर मैं बोलती कि गलत डिसीजन है। बट अगर मिल गया तो एवरीथिंग इज, वो बोलते नहीं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये आपकी एक लड़ाई थी खुद से जो आपने जीती है। हाँ, वो एक्चुअली वो खुद से ही थी, क्योंकि मतलब अ, अगर मैं चाहती थी 2 साल पहले भी मेरा रिजल्ट हो सकता था, बट मेरे अंदर क्योंकि 10 मार्क्स का डिफरेंस इज नॉट अ बिग डील। 10 मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा है बिहार में, 600 पे मिल रहा है, और मेरे 590 पे मिल रहा है, मेरे 586 बन रहा है। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस वही था कि कहीं चूक रह जा रहा था। बस कभी एक ओएमआर फिलिंग में गलती हो गया, कभी मतलब एग्जाम के टाइम ज्यादा एंसिस हो गई, वो सब के कारण। तो ठीक है, बोलते हैं ना हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है, और वो तभी मिलता है जब परफेक्ट टाइम आता है। तो आई गेस आई ये बिलीव। तो है। तो अभी आपको करेंटली कैसा फील हो रहा है, मतलब वहां पे स्टडी वगैरह का, प्रैक्टिकल वगैरह, वो सारी चीजें कैसी मिल रही हैं? हाँ, यहाँ एक्चुअली एम्स का बात करी तो यहाँ का एकेडमिक्स तो स्ट्रिक्टली सब कुछ देखा जाता है, चाहे वो एग्जाम हो या एकेडमिक हो, तो वो सब तो काफी अच्छा है। फर्स्ट ईयर में तो काफी स्ट्रिक्ट था हर कुछ, मतलब लगता था कि स्कूल में ही है हम लोग। पर अभी तो थोड़ा मतलब थोड़ा रिलीफ होता है कि चलो कभी टीचर थोड़ा मतलब प्रोफेसर्स जो रहते हैं आते हैं, तो वो थोड़ा पहले चले गए, कभी मतलब प्रॉक्सीज लग गई, एंड कभी हो गया कि मतलब प्रोफेसर से थोड़ा रिक्वेस्ट भी किया, तो हाँ चलो थोड़ा अभी थोड़ा सा चिल वाला है। और अभी 7 सेमेस्टर अभी अभी मैं इंटर कर रही हूँ, 1 वीक पहले हमारा एग्जाम था 6 सेमेस्टर का। तो अभी तो थोड़ा चिल लग रहा है, क्योंकि इसका पोस्टिंग भी बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है। पोस्टिंग सेकेंड ईयर एंड 6 सेमेस्टर में हुए हैं, अब 8 सेमेस्टर में होंगे, जैसे मेडिसिन, गायनी एंड जो भी सारे सर्जरी, और भी जो मेजर मेजर पीडिया एंड और सब 6 सेमेस्टर में हुए थे। एंड अभी तो हमारा 7 सेमेस्टर में रेडियो थेरेपी एंड रेडियो डायग्नोसिस ये सब का लग रहा है। तो शॉर्ट पोस्टिंग एंड लॉन्ग पोस्टिंग इज ऑल अबाउट सीएमएफएम। तो उसका है मेनली 7 सेमेस्टर में मेनली सीएमएफएम का ही पेपर पेपर नहीं होता हमारा, वाइवा होता है, एक एग्जाम होता है बस। और इसमें कोई थ्योरी पेपर नहीं होता, तो थोड़ा चिल है। सुप्रिया, एंड मैं आपसे एक वो है चीज कि अगर कंफर्म कोई करना चाहती हूँ रिगार्डिंग क्लिनिकल एक्सपोजर। बहुत सारे नीड हाँ हाँ। एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चीज चलता है कि जो हम एमबीबीएस में हमारी जो क्लिनिकल पोस्टिंग वगैरह होती है उसमें बच्चे हम्म। डायरेक्टली पेशेंट डील करते हैं। तो आप एम्स के रिगार्डिंग क्या बताना चाहोगे? क्या आप डायरेक्टली जाके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो? ऐसे हम लोग ट्रीटमेंट तो अभी नहीं देते। हमें मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग में ये सिखाया जाता है अभी कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं। मतलब अभी 6 सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर मतलब 5th सेमेस्टर तक तो हमें बोला जाता था कि तुम बस ये देखो कि हिस्ट्री परफेक्टली कैसे लेते हैं, एंड एग्जामिनेशन मेडिसिन में मेनली एंड सर्जरी में। एंड मेनली हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ही, मतलब एग्जामिनेशन पे तो फाइनल ईयर तक भी हमको एग्जामिनेशन पे ही रोक लिया जाता है। मतलब इन द सेंस कि जब प्रॉफ में एक्सटर्नल्स आते हैं तो वो भी मेनली हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पूरा पूछते भी नहीं है, वो हिस्ट्री में ही खत्म कर देते हैं वाइवा, और उसमें ही बच्चे उलझ जाते हैं। तो हमें तो बस हिस्ट्री सो वास्ट, हिस्ट्री टेकिंग ही इतना ज्यादा ये है कि मतलब अभी हम ट्रीटमेंट का तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमें हिस्ट्री टेकिंग पढ़ना होता है, एंड बुक्स वो भी हर एक सब्जेक्ट का अलग बुक है। मेनली तो हिस्ट्री टेकिंग में वही रहता है, बट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती है, जैसे साइकाट्री की हिस्ट्री टेकिंग डिफरेंट होती है, पीडिया की हिस्ट्री टेकिंग में पर डिफरेंस होता है। तो
वो सब के लिए तो अभी तो हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन ही मस्ट है हमारे लिए। मैं ये चीज़ इसलिए आपसे बोलना चाह रही थी कि आप इस चीज़ पे जवाब दो, क्योंकि हमारे नीट एस्पिरेंट के दिमाग में ये चलता है कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोज़र रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल के बच्चे जाते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग में, पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसा चाहे एम्स ही क्यों ना हो, नॉट अलाउड, मतलब नॉट अलाउड। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जब तक ऑफ आपके कोर्स। हाथ में एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, यू कांट ट्रीट एनीवन, अलाउड ही नहीं है आपको। हाँ, वो मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब है कि हम पेशेंट जैसे अगर गए पोस्टिंग में तो देखते हैं किस चीज का पेशेंट है, उसका हिस्ट्री लिए, उसका क्या ड्रग चल रहा है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट कवर हो चुका है हमारा फार्मा पैथो एंड मतलब अगर सिरोसिस का पेशेंट है तो क्या हुआ, क्या रीजन था, वो अल्कोहलिक था इतने टाइम से, और साथ में एसोसिएटेड सिम्टम क्या थे, पोर्टल हाइपरटेंशन था, मतलब वो सब देखते कि कैसे उसका डिजीज प्रोग्रेस किया, हम लोग क्या डायग्नोसिस उसका बना सकते हैं। डायग्नोसिस पे भी हमें मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जोर दिया जाता है कि तुम एकदम डायग्नोसिस सही ही बनाओ, बट हाँ हमें तो डिफरेंशियल बनाना होता है अभी। एंड मेनली तो रहता है कि हम लोग केस लेकर हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं, तो हिस्ट्री प्रेजेंट कर रहे हैं तो मेनली प्रोफेसर्स रहेंगे या एसआरजेआर, तो वो यही देखते हैं कि हम हिस्ट्री प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो मेनली उसी पे ही हमारा वाइवा रुक जाता है कि हिस्ट्री में ही सर पूछने लगते हैं, इसमें क्या लोगे, इसमें क्या लोगे, इसमें और क्या पूछोगे। तो बस वही सब का है मेनली। हाँ पता है कि चलो इसमें ड्रग क्या चलता है, बट वी आर नॉट अलाउड कि हम किसी का प्रिस्क्रिप्शन लिखे अभी। ट्रू, यही होता है, बट लोग इस चीज को लेके मिथ बनाए हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि लोगों को क्लियरिटी मिल सके कि चाहे एम्स हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, अब्रॉड कॉलेज हो, कहीं का भी कॉलेज हो, चाहे आप यूएस ही क्यों ना चले जाओ, जब तक एमबीबीएस की डिग्री हाथ में नहीं है, यू कांट ट्रीट एनीवन, क्योंकि अलाउड ही नहीं है। जो हम प्रैक्टिकल्स हाँ करते हैं एमबीबीएस के टाइम पे, वो यही होती है कॉमनली। हिस्ट्री लेना, ज्यादा से ज्यादा वाइटल्स ले सकते हो, डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना होता है, यही कर सकते हो पोस्टिंग में। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, और जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तब आपको मतलब ड्यूटीज मिलेगी कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिखो एंड देन मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो सब तो अभी तो हम लोग वो नहीं कर सकते। ट्रू। ओके सुप्रिया, सो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहां पे? कैसा फील कर रहे हो आप? क्या बोलोगे आप? क्या बोलूंगी, फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक रहा एंड क्योंकि आए थे कॉलेज में तो, एंड देन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहा पढ़ाई को लेके। सेकेंड ईयर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज पैथो एंड ऑल, थोड़ा सब्जेक्ट्स थे पैथो फार्मा। एंड देन अभी थर्ड ईयर में गई तो 6 सेमेस्टर हो गया, 7 सेमेस्टर चल रहा है। देन 6 सेमेस्टर में तो हमारा पूरा वही सारे सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स, मेडिसिन, पीडिया, सर्जरी एंड ऑप्था एंड सीएफएम, सारा कुछ ही आ जाता है। एम्स का थोड़ा सर्कुलर अलग है बाकी स्टेट कॉलेज से, तो हमें थर्ड ईयर से ही एक्चुअली पढ़ाई तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है मेजर सब्जेक्ट की, जैसे सर्जरी, मेडिसिन की। एंड ये जब 6 सेमेस्टर में आते हैं हम लोग थर्ड ईयर में सेकेंड प्रॉफ के बाद, तो हमारी गायनी और सारी मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस भी होने लगती है, मतलब सबकी क्लास होती है। और अभी 7 सेमेस्टर में मेनली ईएनटी, जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ईएनटी, डर्मा, ऑप्था, ये सब की क्लासेस चल रही है एंड मेडिसिन की भी लगती है। अभी तक का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, मतलब बहुत कुछ सीखा है कॉलेज में आके, मतलब अ, बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आए मेरे अंदर पढ़ाई को लेके भी, और मतलब खुद के मतलब इंटरेस्ट को लेके भी, जैसे यहाँ मैं इवेंट्स एंड ये मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनाइज करने में भी इन्वॉल्व रहती है। अभी करेंटली हमारा नवरात्रि का चल रहा है तो उसमें ही मैं बिजी थी आज पूरा। तो मुझे जैसे होता है कुछ कुछ मेरा इंटरेस्ट था पर्सनल, तो उसको मैंने आके डेवलप किया। स्पोर्ट्स में भी मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ तो वो भी काफी, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन मिला यहाँ पे। मुझे लगा कि मेरा पर्सनालिटी थोड़ा डेवलप हुआ है। बहुत कुछ डिमेरिट्स भी है, मतलब मेरे अंदर थी वो मुझे पता। कॉलेज लाइफ जो होता है ना, बेस्ट प्लेस होता है कि मतलब आपके अंदर क्या गलत है क्या सही है, वो सब कुछ मतलब अ, बस एक बशर्ते है कि आप खुद से ऑनेस्ट रहो उस चीज को लेके। और बस मेरे अंदर बस एक खूबी जो मुझे अच्छी लगती है कि मैं अपने आप को लेके ऑनेस्ट रहती हूँ, कि चाहे वो पढ़ाई में गलती हो या
मतलब और भी कोई गलती हो तो मैं उसको मतलब अपने अंदर बाहर चाहे जो भी रहे मैं अपने अंदर एक्सेप्ट करती थी, हाँ ये मेरी गलती है, मतलब अपने अंदर मुझे इसको इम्प्रूव करना है, आज इम्प्रूव करूँ या 2 दिन बाद इम्प्रूव करूँ। तो ये मेरा पढ़ाई नीट के टाइम ही मैंने ये सीखा था और वो मैं यहाँ भी अप्लाई करती हूँ। तो आई होप आगे सब अच्छा हो। पीजी का फिलहाल अभी स्टार्ट करा है, उतना हुआ नहीं है, कुछ 7 सेमेस्टर में देखती हूँ। तो आपका क्या ड्रीम बाकी पीजी ब्रांच है? अभी तो मैं सर्जरी का सोच रही थी, बट क्या पता, हो सकता है अभी 7 8 9 अभी 1 साल है तो थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हो जाए। वैसे सर्जरी में मुझे इंटरेस्ट है, एक्चुअली मुझे हेक्टिक काम करना ज्यादा पसंद है, बिजी रहना, तो इसलिए सर्जरी अच्छा, लोगों तो के इसीलिए दिमाग में ना थोड़ा। सुप्रिया एक और कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि एम्स बहुत बड़ी बात है, तो एम्स के बच्चे 24 घंटा पढ़ते होंगे, उनकी कोई लाइफ नहीं होती। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? 24 आवर्स आप पढ़ाई करते हो, आपकी कोई लाइफ नहीं है? नहीं है, अभी एग्जाम के बाद मैं घर होके आई हूँ, कल ही आई हूँ घर से। तो अभी एक होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि मतलब जैसे सेकेंड ईयर में जब मैं थी, जब पैथो फार्मा एंड एफएमटी भी उसी में ऐड कर दिया गया था, माइक्रो 4 सब्जेक्ट हो गए थे हमारे पास। तो उस टाइम होता था कि सेकेंड ईयर तक टेस्ट टेस्ट, मतलब महीना में 2 3 टेस्ट हो ही जा रहे। स्पेशली माइक्रो के जो हमारे सर थे वो तो मतलब हर चैप्टर खत्म हुआ और उसका टेस्ट लेते थे, हर सिस्टम खत्म हुआ उसका टेस्ट। तो वो बहुत फायदा भी किया लास्ट में। तो एम्स में है कि एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते हैं, टेस्ट बहुत ज्यादा होंगे और वो हर एक टेस्ट का इंटरनल मार्क्स जुड़ता है, जो ये होता है हेक्टिक। बट ऐसा नहीं है, डेली डेली पढ़ते हैं यहाँ लोग। मेरे जैसे लोग भी हैं जो सारा कुछ में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि पढ़ाई, उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स एंड मेरा तो ऐसा है कि मैं हर कुछ में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व रहती हूँ, ऐसे पढ़ाई कल्चरल हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर एकेडमिक्स में कुछ इवेंट हो। तो और यहाँ पे सारे लोग हैं जो सबका प्रेस रिलीज करने का अलग अलग तरीका है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे। अब जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन भर वो रात में जाके 3 घंटे सीरीज देख लेते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा टाइम यहाँ सब पढ़ रहे हैं। यहाँ आके देखोगे तो ऐसा कुछ है नहीं, एक दिन रह लो एम्स में पता चल जाएगा डेली पढ़ने वाला। डेली पढ़ने का मेरे हिसाब से कहीं भी सिस्टम नहीं है, चाहे फिर वो एम्स हो या कोई भी कॉलेज हो। बच्चे पढ़ते भी हैं, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, उनको पता होता है कि उनको कब पढ़ना है, कब एंजॉय करना है। हाँ, डेली में बोलो तो आपका क्लासेस है ही, आप क्लासेस पे ध्यान दे दो, वो भी तो आपके एकेडमिक्स में ही जाएगा। अगर उसके उसके बिल्कुल। अलावा आप डेली एक 1 घंटे भी, अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और एग्जाम के टाइम फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ा दो। एंड हुँ। क्योंकि यहाँ तो ऐसा भी है कि पूरा वीक बिना पढ़े भी निकल जाता है कभी कभी और नहीं पढ़ते, मतलब जैसे कि कोई इवेंट में अगर मैं इन्वॉल्व हो गई तो मेरा हो जाता है ऐसा कि मैं मतलब सेकेंड ईयर में तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी अच्छे से, फर्स्ट सेकेंड ईयर में, क्योंकि अच्छे से मतलब धीरे धीरे टाइम लगता है ना ये सब कुछ बैलेंस करने में। तो अभी तो उतना हो गया है कि मैं पढ़ाई को भी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। जस्ट लाइक कि अभी आज भी मैं बिजी थी बट 1 घंटा मैंने पढ़ाई कर लिया, तो फिर अभी रात में भी कुछ पढ़ लूंगी तो वो हो जाएगा। तो वैसे मैनेज करना सीख जाते हैं लोग। हाँ, बशर्ते है कि थोड़ा सा एम्स में है कि पढ़ाई को लेके थोड़ा ज्यादा सीरियस है प्रोफेसर्स भी, और एकेडमिकली थोड़ा रहता है स्ट्रेस। तो हम लोग यहाँ पढ़ाई को थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ पढ़ना है। क्या आप नीट एस्पिरेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे इन शॉर्ट में कि उन्हें क्या करना चाहिए? जो भी 2026 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि सबसे पहले अपने अगर आप ड्रॉपर्स हो तो सबसे पहले अपने वीक पोर्शन पे काम करो कि आपका सबसे वीक पोर्शन क्या है। एंड देन अगर आप फ्रेशर हो तो 11 12 को अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब अगर आप स्कूल ज्वाइन करो या जो भी, अच्छे से प्रिपेयर करो 11 12 को। और मेनली मैं ड्रॉपर्स के लिए बोलूंगी कि मतलब आप एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हो एंड प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो कि मतलब आपकी गलतियां घटे, जितना आप नेगेटिव कर रहे हो वो हर टेस्ट में घटना चाहिए आपका। एंड एक आप मिस्टेक कॉपी बना लो, वो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रिफर किया था उसको कि हर सब्जेक्ट का अलग मिस्टेक कॉपी बनाया था, तो वो मैं सजेस्ट करूंगी। देन कि खुद का एनालिसिस करो, मतलब हर टेस्ट में खुद का प्रॉपर एनालिसिस करो, मतलब ऑनेस्टली कि आप क्या गलती कर रहे हो। कौन सा क्वेश्चन है कि आपको रटा हुआ था एंड आपने टिक लगा दिया, आपको मतलब ऐसे उसके कंसेप्ट नहीं पता है, तो आप कंसेप्चुअली उस पे काम करो कि क्या गलती है आपकी, क्या गलती हो रही है। एंड बाकी रेगुलर टेस्ट तो मतलब वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट तो देने ही चाहिए,
मतलब अभी अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो, एंड लास्ट के टाइम में रिवीजन का ध्यान दो। ओके ओके थैंक यू सो मच ओके। सुप्रिया फॉर योर टाइम एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आई होप आप जो भी आपका ये ड्रीम है पीजी को लेके, आई होप आपका अच्छा नीट पीजी का रैंक आए और आप फ्यूचर में अच्छी जगह से पीजी करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ, थैंक यू मैम। प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चीजें देखनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।